नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। अमेरिका और ईरान की जंग को शुरू हुए अब लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए तैयार है। हालांकि उसने परमाणु हथियार के बारे में बाद में चर्चा करने की शर्त रखी है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ये डील पेश की है। ईरान चाहता है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए और फिर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हो। वहीं ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप ने चीन को लेकर भी बयान दिया है कि पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात में क्या बात होने वाली है, ये तो आगे आपको बताएंगे। वहीं ट्रंप ने फिर धमकाते हुए कहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा। इजराइल लेबनान में भी तल्खी बरकरार ही है। तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि सीज फायर पर सहमत होने के लिए ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी है और अगर बात नहीं बनी तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकी देते नजर आए। कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाएगा तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और तकनीकी प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती है। तो सीज फायर के लिए अब 3 दिन का वक्त डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। इससे पहले जब वक्त खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें समय की चिंता नहीं है, ईरान का जब मन हो तब वो बातचीत करे, हम इंतजार कर सकते हैं सालों साल। और अब 3 दिन का ये अल्टीमेटम। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही अब 2 सीज फायर चल रहे हों, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान बातचीत के लिए टेबल पर आ नहीं रहा है। वो पाकिस्तान के जरिए अपनी बातों को लिखित तौर पर अमेरिका तक पहुंचा रहा है। ऐसे में ट्रंप भी लगातार धमकी दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। बातचीत का कोई रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है। लेकिन चलिए पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 24 घंटे के क्या कुछ बड़े अपडेट्स रहे। तो 24 घंटे के अंदर जो पहला बड़ा अपडेट वो ये कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो हैं वो रूस के दौरे पर रहेंगे और वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। अमेरिका के साथ बढ़े तनाव को लेकर पुतिन से निश्चित तौर पर चर्चा होगी ही। ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे थे अरागची, क्योंकि पहले वो इस्लामाबाद गए, फिर उन्होंने कहा कि ओमान और मॉस्को जाएंगे। 24 घंटे में दूसरी बार मुनीर और अरागची की ये मुलाकात हुई। वहीं ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब सीज फायर के लिए आपके पास 3 दिन का वक्त है। वहीं ट्रंप का ऑफर बातचीत करनी हो तो कॉल करे ईरान, ये उन्होंने कहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है। ईरान को परमाणु हथियार हम किसी कीमत पर हासिल नहीं करने देंगे, ये बात जो वो लगातार दोहरा रहे हैं। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई और इसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इजराइल पर लेबनान का जवाबी हमला हुआ और ड्रोन से अटैक जो है वो किया गया। तो ऐसे में देखिए अब लगातार खबर जो है वो अपडेट्स हो रहे हैं और इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी चरण की शांति वार्ता भी फेल हो गई और ऐसे में ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव भेजा है। अमेरिका के सामने ईरान का ये नया प्रस्ताव क्या है आपको बताती हूँ। परमाणु वार्ता को फिलहाल टालने की शर्त रखी है कि इस पर अभी बातचीत मत करिए। और वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कहा कि हम तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका वहां से अपनी नाकाबंदी हटा दे। तो चलिए अब ईरान जो दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद में उसने ये रिटर्न में क्या कुछ ऑफर अमेरिका को दिया है हम आपको बताते हैं कि ईरान अब क्या शर्तें रख रहा है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमाणु वार्ता को फिलहाल टाल दिया जाए, इस पर अभी बातचीत ना की जाए। वहीं तनाव को खत्म करने की पेशकश में हम शामिल हैं। हम भी चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएं और लंबे समय तक सीज फायर बढ़ाने की मांग ईरान की तरफ से की गई है। ये सब कुछ लिखित में इस्लामाबाद को दिया गया, जहां से ये संदेश अमेरिका तक पहुंचे।
वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव ने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर नाकाबंदी पहले हटा ली गई तो परमाणु मांग पर ईरान को झुकाने की ताकत कम हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को लंबे समय तक निलंबित रखे। वहीं उन्हें डर है कि ईरान परमाणु से जुड़ी शर्तों से बच सकता है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच इस मध्यस्थता में पाकिस्तान के साथ साथ मिस्र, तुर्की और कतर भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी मध्यस्थों ने यही प्रस्ताव व्हाइट हाउस तक पहुंचाया और अब सबकी नजरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर हैं। ट्रंप जल्द ही अपनी सुरक्षा टीम के साथ साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें बातचीत और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। तो ईरान के प्रस्ताव से सवाल ये कि क्या अमेरिका टेंशन में आ गया है? अगर नाकाबंदी पहले हटा ली तो परमाणु मांग पर ईरान फिर आगे झुकेगा नहीं। ईरान यूरेनियम संवर्धन को लंबे समय तक निलंबित कर दे, ये अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु से जुड़ी शर्तों से बच सकता है और उसके पास यही मौका है कि वो न्यूक्लियर पावर के लिए ईरान को झुकने पर मजबूर कर दे। तो आज के इन तमाम युद्ध से जुड़े हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जो जुड़ चुका है, कैप्टन पुनीत मल्होत्रा, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेके त्रिपाठी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं इस्लामाबाद में राउंड 2 में, ये उम्मीद थी कि शायद बात बने, लेकिन बात हुई ही नहीं। अब जो कागजी कार्रवाई हो रही है इसमें 2 बड़ी शर्तें सामने आई, लेकिन जो सबसे पहली शर्त है कि न्यूक्लियर पावर पर अमेरिका चर्चा ही ना करे, कितना मुमकिन लग रहा है कि इसे टाल पाएगा अमेरिका? ज्योति, सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका इस वक्त एक बड़ी टाइट पोजीशन में फंसा हुआ है। जो ट्रंप ये कह रहे 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन दरअसल ईरान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, अमेरिका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का जो वॉर पावर एक्ट रेजोल्यूशन है 1973 का, वो राष्ट्रपति को 60 दिन का टाइम देता है बिना कांग्रेस की अनुमति के युद्ध शुरू करने के, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। और वो 60 दिन जो है वो 3 दिन बाद खत्म हो रहे हैं। मतलब 3 दिन बाद अगर मई में अमेरिका को कुछ करना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उनको कांग्रेस के पास कांग्रेस की मंजूरी के लिए जाना होगा, जो कि बहुत देर भी लग सकती है और मुश्किल भी, शायद असंभव भी होगा। तो ये परेशानी ट्रंप की है, ये ईरान की नहीं है। रही बात ये कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे अगर बात ईरान जो कह रहा है कि अभी टाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपने देखा होगा ट्रंप की सिक्योरिटी चीफ जो तुलसी गबार्ड थी, उन्होंने भी कहा कि ईरान इतना अभी एनरिच नहीं कर पाया है कि वो न्यूक्लियर बना सके। IAEA के चेयरमैन ने भी कहा था कि ईरान का भी न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं लगता है, ना अभी कैपेसिटी है। अगर अरागची ने भी कहा था और ईरान ने भी साफ कर दिया था, पेजेश्कियान ने भी, कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। इस सब के बावजूद अगर ट्रंप जिद पे अड़े हुए हैं तो ट्रंप इसलिए से पड़े हुए हैं। भरोसा अमेरिका को नहीं है और यहीं से बातचीत जो है वो कभी एक न्यूट्रल उस पे पहुंच ही नहीं पा रहा है कि इन लोग आपसी सहमति दिखाएं युद्ध विराम को लेकर, और इसीलिए बात इतनी खिंचती चली गई। कर्नल राठौर, जैसा कि जेके त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, अमेरिका के लिए ये 3 दिन ज्यादा जरूरी है, ईरान के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातचीत से कैसे बार बार मुकरते हैं, या पहले कहते हैं हम 18 साल इंतजार करते हैं कई देशों में तो हम यहाँ पे भी करेंगे, फिर कहते हैं 3 दिन में कर लीजिए वरना फिर बुरे हालात हो जाएंगे ईरान के। तो इस तरीके के बयानों को भी कैसे देखा जाए, क्योंकि अब ईरान पर वो एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, तो क्या वाकई ये मुमकिन है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद वो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर यू टर्न ले ले? देखिए ज्योति, अब ऐसा है, ये पूरा युद्ध और ये बातचीत ऐसे मुकाम पे आ गई है जहां एक दूसरे पक्ष की कमजोरियां और हताशा दिखने लगी है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा हताश नजर आ रहे हैं। शुरुआत जो ये बातचीत की हुई थी उसमें ऐसा हुआ था कि कई सारे एजेंडा लेकर एक साथ चल रहे थे और सोच रहे थे कि ईरान को हमने इतना ज्यादा सजा दे दी है कि वो सारी चीजें मान लेगा, और वो ऐसा हुआ नहीं। वो चाहते थे न्यूक्लियर पे भी बात हो जाए, मिसाइल्स पे भी बात हो जाए, डी फ्रीज पे भी बात हो जाए, सैंक्शंस पे भी बात हो जाए, हॉर्मूज भी देख लेंगे, सारी चीजें, तो वो हुआ नहीं जी। अभी ईरान एक बड़ा सधा गेम खेल रहा है। वो उसने
डीकपल कर दिया है, हॉर्मूज और न्यूक्लियर को डीकपल कर रहा है। वो कह रहा है पहले हॉर्मूज देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान की अर्थव्यवस्था को ब्लॉकेड से चोट पहुंच रही है। तो कहता है पहली चीज है आप हॉर्मूज डीकपल करो। और ओमान जाने के पीछे भी कारण यही है जो एम्बेसडर जेके त्रिपाठी कह रहे थे, मैं उनसे इस बारे में इत्तेफाक रखता हूं कि ओमान में जो एक पहला प्रस्ताव बना था अप्रैल 2025 में और जनवरी 2026 में, और उससे पहले JCPOA बना था, वो आइडेंटिकल है। वो दोनों प्रस्ताव का एक हाइब्रिड मॉडल कभी भी ईरान के सामने रखा जा सकता है और ईरान मान लेगा। उसमें है एनरिचमेंट, दूसरा है वो यूरेनियम किसको देना है, तीसरा IAEA को परमिट करना है, और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। उसके लिए ईरान हमेशा हामी करता रहा, लेकिन इसमें इजराइल ने आके खेल बिगाड़ा। तो वो दो चीजों को डीकपल करके देख रहे हैं। इसमें ईरान का ही नहीं बाकी देश दुनिया का भी इसमें भला है, क्योंकि हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन अमेरिका को यहाँ भी डर सता रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटा देगा तो कैसे अमेरिका के लिए खतरा बढ़ सकता है। और आज चूंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो वहां पर होने वाली बातचीत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये यूरेनियम अगर अमेरिका हासिल करता तो वो जंग की एक ट्रॉफी के तौर पर अमेरिका को पेश करता, जो कि होता नजर नहीं आ रहा है। और कैप्टन मल्होत्रा का रुख कर लेती हूँ। एक चीज और यहाँ पर कैप्टन मल्होत्रा जो गौर करने वाली बात है, दो चेंज्ड और प्रमुख मांगों में अब पहली मांग, जैसा कि कर्नल राठौर भी कह रहे थे, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। ईरान भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है, लेकिन पहले पीछे कौन हटे? क्या अमेरिका ईरान की मांग को इतनी इजीली मान जाएगा? यहां से यू टर्न करना उसके लिए कितना पॉसिबल होगा? Good morning, Jyoti ji, and good morning to all the panelists. In continuation to what panelists have mentioned, including Colonel Saab, see, the thing is that we need to go into the chronology and the synopsis. सबसे पहले तो ये है कि as far as the youth force is concerned, अब ईरान उसका सिग्नेटरी और ना ही यूएस उसका सिग्नेटरी। दूसरी चीज, अभी से 20-25 दिन पहले ईरान ने रिकॉल फ्रॉम द मैरिटाइम point of view the TSS, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट्स और बहुत जगह बड़े-बड़े जहाजों को लेकर जा चुका हूँ। तो क्या है, जो आईओ TSS हुआ करती थी उसको उसने एक तरह से नेविगेशन चार्ट के हिसाब से खारिज कर दिया। ईरान ने क्या किया है, उसने अपनी TSS लिंक्स डिलीट की है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ लद्दाख आइलैंड। उसके हिसाब से क्या है कि जो जहां रिबाउंड होंगे दे कमिंग नॉर्थ ऑफ लद्दाख आइलैंड एंड आउटबाउंड साउथ ऑफ लद्दाख आइलैंड। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या होता है, टेरिटोरियल सी। द टेरिटोरियल सी ऑफ अ कंट्री इज delineated from the low water and or the nearest coastline. When we talk about the nearest coastline, वो आ जाता है उसका लद्दाख आइलैंड। और अगर आप factual basis पे देखिए, the width of the Hormuz Straits is around 22-23 nautical miles, where you may have the navigable water. क्या है कि पहले आता है टेरिटोरियल सी, फिर आपका आता है कॉन्टिग्यूअस जोन, उसके बाद आता है आपका EEZ। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल का होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल का, और 200 माइल का आपका EEZ होता है। अगर width of the channel of like Hormuz Straits itself is around 22 और nautical miles, तो ईरान उस पे कब्जा करना चाहता है। वो उसने ऑलमोस्ट एक दिखा दिया पिछले काफी दिनों से, जहां तक जहाजों के उसने रोक के रखा। जहां तक ये इनके फॉरेन मिनिस्टर ओमान गए थे, वो मेरे ख्याल से जहां तक मुझको लगता है फ्रॉम द मैरिटाइम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम कुछ साझा कर सकते हैं या नहीं, जिस पे मेरे को लगता है कि उस पे भी, उस वार्ता पे भी इनकी कोई सहमति नहीं हुई होगी। तो अभी जो है ईरान को पता लग गया है दैट द वे दे कैन टेम अमेरिका इज थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट।
बिल्कुल, और इसीलिए जैसा कि कर्नल राठौर भी कह रहे थे, ईरान जो है बहुत सधा हुआ गेम खेलता नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ओमान गए, बात बनी नहीं बनी, वापस इस्लामाबाद आने की वजह क्या थी, फिर अभी वो मॉस्को पहुंचे। इस कूटनीति पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें कि इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कूटनीतिक दौरे पर कैसे सक्रिय हैं। वो ओमान की यात्रा के बाद फिर से इस्लामाबाद लौटे और अब रूस के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक एक लिखित संदेश पहुंचाया है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका शांति वार्ता फेल होने के बाद अब मध्य पूर्व शांति और संघर्ष विराम के लिए रूस पर निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे, जहां अमेरिकी इजरायल संघर्ष खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। तो इस बीच आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज मॉस्को दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ये एक अहम कूटनीतिक पड़ाव होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया शांति के लिए बातचीत और सीजफायर की कोशिशें तो जारी हैं। इससे पहले अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता के बीच 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ओमान और पाकिस्तान में रुकने के बाद अरागची रूस के दौरे पर रहेंगे। आज रूस के दौरे पर रहेंगे ईरान के विदेश मंत्री, और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस दौरे पर कि क्या कोई यहां से अहम समझौते की गुंजाइश नजर आती है। पुतिन से मुलाकात करेंगे अब्बास अरागची और ईरान अमेरिका टकराव को लेकर यह बातचीत होगी। तो देखिए, आज पुतिन से मुलाकात हो सकती है अब्बास अरागची की, और चाहे बात हॉर्मुज की हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, रूस किस तरीके से यहां पर मध्यस्थता कर सकता है या फिर क्या कुछ पेशकश करेगा अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए, यहां से भी अब नजरें टिकी हुई हैं पाकिस्तान में हुए बातचीत के विफल हो जाने के बाद। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं, और इसलिए इस्लामाबाद में अमेरिका को अपना प्रस्ताव देने के बाद ईरान अब रूस के जरिए अमेरिका के साथ सुलह का कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब पाकिस्तान तो नाकाम हो गया, तो क्या ऐसे में रूस की एंट्री होगी? ईरान के विदेश मंत्री अरागची आज पुतिन से मुलाकात करेंगे, और इसीलिए ये बेहद अहम माना जा रहा है। ताजा हालात पर चर्चा हो सकती है। इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने के बाद ये एक नई पहल है मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए, और रूस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अमेरिका इजरायल युद्ध को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपा जा सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव करने के लिए रूस पहल कर सकता है कि हम ये तनाव कम करवा सकते हैं। वहीं इस्लामाबाद में शांति वार्ता की देखिए दो बार कोशिशें हुई, दोनों नाकाफी रही, नाकामयाब रही। ईरान अब रूस के रास्ते कूटनीति तेज करने में जुटा हुआ है। त्रिपाठी सर, ये जो कूटनीति है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। इस्लामाबाद में एक नहीं 2 राउंड के फेलियर के बाद रूस चूंकि पहले भी पेशकश कर चुका है, और ऐसे में कई बार आरोप भी लगे हैं कि रूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद भी करता आया है जंग में ईरान की। अमेरिका के लिए उस पर विश्वास करना और साथ ही एक मध्यस्थ के तौर पर देखना, कुल मिलाकर इस सिनारियो को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए ज्योति, जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की जो वार्ता असफल हुई है, मैं ये बता दूं कि टेक्निकली एक ही वार्ता थी, 2 बार नहीं थी। क्योंकि पहली बार एक दिन के बाद दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और गहमा गहमी के बीच में ये वार्ता असफल हो गई। दूसरी बार तो बैठे नहीं, ये लोग मिले ही नहीं। हाँ, लिखित संदेश उन्होंने दिया है। हालांकि उम्मीद थी बातचीत होगी, लेकिन अमेरिका ने अपने डेलीगेट्स नहीं भेजे क्योंकि ईरान मुकर गया था। हाँ, तो दूसरी बार तो बस पाकिस्तान को इसलिए पाकिस्तान के पास गए हैं अरागची, क्योंकि अमेरिका से कम्युनिकेट करने का यही एक चारा था। पाकिस्तान मैसेंजर के तौर पे उनको लिखित में अपनी मांगे दे दी उन्होंने। अब पाकिस्तान के फेल होने के बाद, फेल तो होना ही था क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो वार्ता कराता, जिसके लिए एक बड़े ही जिम्मेदार और एक बड़े ही रसूखदार देश की आवश्यकता होती है। इसलिए अब रूस को इसलिए गए कि 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि अगर ये वार्ता असफल, अगर ये सीजफायर खत्म होने के बाद फिर आक्रमण होता है, तो रूस जो कि इनडायरेक्टली कैस्पियन सागर के रास्ते से ईरान को साजो सामान और हथियार भेज रहा है, उसमें कमी ना आए, वो निर्बाध रहे। एक दूसरी चीज ये कि रूस बकौल ट्रम्प के, रूस उनका दोस्त है, तो और नहीं भी है तो भी रूस अभी अपनी सामरिक दृष्टि से इस स्थिति में है कि वो ट्रम्प से बात कर सके, वो अमेरिका से बात करके इसको
अलग करा सके। इसके अलावा अभी और भी आई एम श्योर कि और भी बैक चैनल से डिप्लोमेसी से और बातें हो रही होंगी, क्योंकि आपको याद है कि इजिप्ट और तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व थे शुरू के दौर में ये सब करने के लिए, तो वहां से भी कुछ बात हो रही होगी। और पुतिन से जब ये मिलेंगे अरागची, तो मेरे ख्याल से एक तो पुतिन ने ये जो कहा था पहले कुछ दिन पहले कि हम इनके संवर्धित यूरेनियम रखने को तैयार हैं, मेरे ख्याल से वो तो नहीं, लेकिन किसी तरह की रशियन गारंटी ईरान को अगर पूरे जंग में पूरी दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक उथल पुथल हुआ, लेकिन किसी को मोटा मुनाफा हुआ तो रूस है। और कर्नल राठौर, रूस क्या अब ये जो मध्यस्थता की भूमिका है जंग के बीच, हालात सामान्य कर पाएगा? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना एक गलती थी, क्योंकि पाकिस्तान का उतना स्टेचर है नहीं। अभी यहाँ पर क्या रूस की मध्यस्थता अमेरिका को स्वीकार होगी ये पता नहीं है, लेकिन जो अब्बास अरागची आज सेंट पीटर्सबर्ग में गए हैं, जहां उनकी मुलाकात पुतिन से होगी, एक संदेश वो जरूर दे रहे हैं कि ईरान कोई फ्रेंडलेस नहीं है, अकेला नहीं है, इसके कोई दोस्त नहीं है, ऐसा कोई ना समझा जाए। चीन और रूस उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, और वहां से हो सकता है बातचीत का रास्ता यूं निकले, क्योंकि ट्रंप हमेशा पुतिन को पसंद करते आए। ट्रंप हर उस आदमी को पसंद करते हैं जो पावरफुल है, उनका एक कैरेक्टर का एक तरीका है, उनका एक ये लक्षण है। और दूसरी चीज है कि ट्रंप ने अभी कहा है कि वो G20 में पुतिन को बुला रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद G20 में कोई नहीं बुलाया उनको, इस बार बुला रहे हैं, तो इसके मतलब उनके बीच में एक चैनल तो है। बात यहाँ क्यों रुक रही है? क्या जितना आसान ये नजर आ रहा है वैसा हो पाएगा? रूस ये जरूर कह चुका है कि संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं तो हमें दे दीजिए, हम सेफली रखेंगे। ईरान मित्र देश है, लेकिन क्या ईरान अपने एसेट को लेकर ये भरोसा रूस पर भी करेगा? वो एब्सोल्युटली, आप जो कह रही हैं ज्योति, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कमजोर मीडिएटर की वजह से ये गारंटी कोई लेने वाला नहीं है। या तो इसे रूस ले सकता है या ओमान ले सकता है, लिखित गारंटी की ये टाइमलाइन है, आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। इस तरीके से अगर कोई टाइमलाइन पे दस्तखत हो, माने, तो ये चीज खुल सकती है। आज हम हॉर्मुज खोलेंगे, आप हमारे एसेट डीफ्रीज करेंगे। आज हम हॉर्मुज खोलेंगे, आप हमारे सैंक्शंस हटाएंगे। आज हम न्यूक्लियर टेबल पे बैठेंगे, हम 3.6 के ऊपर मानते हैं, आप फला चीज कीजिए। वो एक कोई महाशक्ति होनी चाहिए, कोई ऐसा देश होना चाहिए जिसका कुछ असर रसूख हो, वो नहीं होने की वजह से हो रहा है। बैठक बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को सामान्य करने का कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी है, आप सबकी नजरें रूस पर टिकी हुई है कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, और बड़ी बात अमेरिका ऐसा होने देगा या नहीं। कैप्टन मल्होत्रा, आपसे भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, चीन, रूस, ईरान की मदद करते चले आए हैं। अमेरिका की नाराजगी चीन को लेकर कई बार धमकियों के तौर पर सामने आई, चाहे हॉर्मुज में उसके शिप्स को लौटाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों से। अब रूस से भी ये समझौता होता है, ये इसका पूरा फायदा किसको होता नजर आ रहा है? जो चीन, रूस है, ईरान को मदद करते आए हैं, अब बतौर मध्यस्थ अगर वो सामने आते हैं, अमेरिका क्या ये चीज एक्सेप्ट करेगा? देखिए मैडम, अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से जाते हैं तो वी ऑल नो फ्रॉम द बैकडोर एंट्री द रशिया एंड द चाइनीज हैव बीन हेल्पिंग, वो हेल्प कर रहे थे ईरान को। दे वर ट्राइंग टू फैसिलिटेट ईरान। व्हाई? बिकॉज़ रशिया का एक अपना मुद्दा है जहां तक यूक्रेन की बात है, चाइना का अपना अलग मुद्दा है जहां तक ताइवान की बात है। जस्ट टू शेयर विद यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, द वेस्ट साइड ऑफ ताइवान जो का चाइनीज कोस्ट लाइन के बीच में है, वो एक तरह से पिछले 10 साल से चाइना ने ऑलरेडी बंद करा दिया। एक तो वहाँ शैलो वाटर्स है, दूसरा उन्होंने इतना फिशिंग वेसल भर दिया है कि नॉर्मल शिपिंग वहां से नहीं जा सकती। तो एक तरह से उन्होंने पिछले 10 साल में वेस्ट साइड ऑफ ताइवान को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया। Now coming to the Hormuz and other point जो मैं कहना चाह रहा था पहले भी, खुद देखिए हमने जो पहले भी न्यूज में देखा है जी कि अब्राहम लिंकन, Gerald Ford were damaged. They were sent back to probably Greece, Athens somewhere for repair work. जो दूसरा मुद्दा है
मेरे को नहीं लगता इस बात पे सहमति होगी जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट्स की बात आती है। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, बिकॉज ईरान के पास बार्गेनिंग चिप है, नॉट ओनली द हॉर्मुज स्ट्रेट्स बट द बाब एल मंडब स्ट्रेट्स, वहां से भी मैं बहुत बार निकल चुका हूँ, व्हिच इज मच नैरोअर विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जी। वहां पे उन्होंने हुतीज बैठा हुआ, दे आर वेटिंग फॉर द इरानियन उनके इशारे के लिए क्या करना। तो इसी वजह से फिर आपने आज की न्यूज पे मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, चैनल पे आने से पहले, कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ने उसको 200 नॉटिकल माइल्स पीछे भेज दिया। अगर यूएस इतना पोटेंट है तो मेरे को एक बात लॉजिकली नहीं समझ आ रही मैंने कि एक बैरिकेड हॉर्मुज में ईरान ने डाला हुआ, उससे करीब 100 या 150 नॉटिकल पीछे ड्यू साउथ ईस्ट गल्फ ऑफ ओमान में यूएस ने डाल दिया। अगर यूएस के पास इतने सब हैं जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड दे हैव अ फ्लीट एंड कैरियर बैटल ग्रुप, सब कुछ है उनके पास, तो सबसे पहले जाके वो स्टेट पे कब्जा क्यों नहीं कर रहे थे? उसकी वजह ये है कि अगर वो ये मिसहैंडल करते हैं उसकी वजह से उनके जहाजों को बहुत नुकसान करना पड़ेगा, हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर को भी। और जैसा मैं पहले कह चुका, एक और चीज जो मैं आपको फैक्चुअल हिसाब से बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कह रहा था स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट, कि जो टीएसएस है, उसकी जो डेलीनेटेड टीएसएस है, उसको एक तरह से ईरान ने कर दिया फॉर देयर टोल टैक्स पर्पस। उसके साउथ में द कोस्ट व्हिच इज टचिंग ओमान, वहां पे उन्होंने अपना माइंस वाइंस ले की हुई है। तो ये जो प्रिलिमिनरी नेविगेबल वाटर्स का चार्ट है जो ईरान ने इशू किया है, दो इट इज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, बट ईरान विल मेक देम रिकॉग्नाइज कि जहाज यहां से जाएंगे और यहां से आएंगे ताकि उनको टोल टैक्स मिले। उसके नीचे जो माइंस उन्होंने ले की है, उसका शायद उनको भी अब नहीं पता कहां पे है, व्हिच इज अ वेरी डेंजरस ये अमेरिका ने दावा किया है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वो माइंस लगाकर भूल गए कि कहाँ लगा है, लेकिन हम उससे डिमाइन करने में लगे हुए हैं, हटाने में लगे हुए हैं। बहरहाल ऐसी तमाम तरह की बातें तो जरूर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने हो गए जंग को, तनाव जिसका तस बना हुआ है, बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो दौरों पर सक्रिय हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ ही सबसे बड़ा पेच अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी फंसा हुआ है। वॉशिंगटन शूटआउट के बाद ट्रंप ने यह साफ भी कर दिया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार तो हासिल नहीं करने देगा और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर तनाव बरकरार है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने फिर धमकाया, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। तो ट्रंप भले ईरान को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर धमका रहे हो, लेकिन ईरान के तेवर भी नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने न्यूक्लियर और हॉर्मुज पर समझौते से इनकार कर दिया है। न्यूक्लियर और हॉर्मुज मामले पर समझौता ईरान ने कहा है कि हम नहीं करेंगे। अमेरिका से समझौते को लेकर ईरान सख्त है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर ये रुख अपनाया है। उसने कहा है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। ईरान ने इन दोनों मुद्दों को अपनी रेड लाइन बताया है और कहा है कि इन पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। साथ ही ये भी साफ किया कि ये कोई औपचारिक बातचीत नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति साफ करने की एक कूटनीतिक पहल है। तो ट्रंप का क्या ऑफर था ये भी हम आपको बता देते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो ईरान का जब मर्जी तब हमें कॉल करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान चाहे तो अमेरिका से संपर्क कर सकता है और बातचीत के लिए हमें फोन कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा और इसमें अमेरिका विजेता रहेगा। फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में ट्रंप ने सुरक्षित संपर्क के जरिए बातचीत की पेशकश भी दोहराई है। वहीं सीज फायर के बीच इजराइल और लेबनान में भी हालात फिर से तनावपूर्ण हो रहे हैं। जंग जारी है। इजराइल ने लेबनान में एक एयर स्ट्राइक किया। इजरायली हमले में आपको बता दें 14 लोगों की मौत का दावा किया गया है। तो बड़ी खबर, सीज फायर की बातें कही गई, लेकिन इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है और 14 लोग यहां पर मारे गए। कर्नल राठौर, आपकी प्रतिक्रिया इस पर हम चाहेंगे कि देखिए हालात जस के तस बने हुए हैं, तनाव कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कूटनीति अपनी जगह, दौरे अपनी जगह, बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन अब आगे के हालात आपको कैसे बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक फैक्टर जो फिलहाल अभी थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गया है इजराइल का। इजराइल जहां था वो वहीं है, वो ना किसी युद्ध विराम में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, ना उसे कोई बातचीत करनी है। लेबनान पर भी हमले जारी हैं, जो कि ईरान के लिए भी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ज्योति, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया
बहुत कम लोग जानते होंगे कि शायद इजराइल दुनिया का अकेला मुल्क होगा जो 3 फ्रंट पे सीज फायर एंजॉय कर रहा है। हमास के साथ उसका सीज फायर है, हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ उसका सीज फायर है, ईरान के साथ उसका सीज फायर है। मेरे ख्याल से और कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी बेहतर जानते होंगे। और मैं कह रहा हूं कि इजराइल इसमें एक तरीके से स्पॉइलर बन के उभरा है, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में बीच बीच में जो स्टेटमेंट आता है कि हम लड़ाई शुरू कर देंगे। अब इनके लेबनान की जो सीज फायर है उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है वो एक्चुअली चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जी। इजराइल और लेबनान की गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच में नहीं चल रहा है। हिजबुल्लाह इसलिए वॉर कर रहा है कि इजराइल ने यूएन की ब्लू लाइन के ऊपर एक येलो लाइन का जोन बनाया है जो कोई 10 किलोमीटर चौड़ा है और उसको वो एक्सपेंड कर रहा है। तो हिजबुल्लाह इसको पीछे हटते हटते उस पर फायरिंग कर रहा है। और तो एक फ्लेक्सिबल सीज फायर है इजराइल का, कभी वो हमास पे भी अटैक कर देता है, कभी लेबनान में भी अटैक कर देता है। बहरहाल वो 3 मुल्कों के साथ सीज फायर एंजॉय कर रहा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। सीज फायर कहें या कथित तौर पर सो कॉल्ड सीज फायर, क्योंकि सीज फायर कहीं लागू होता नजर नहीं आ रहा है। और जेके त्रिपाठी जी, आपका भी इस पर हम फीडबैक जरूर चाहेंगे कि ऐसे हालात तो बहुत कम किसी युद्ध में देखने को मिले हों जो इजराइल एंजॉय कर रहा है। देखिए, इजराइल की भी मजबूरी है ज्योति। मजबूरी ये है कि ये नेतन्याहू के लिए डू एंड डाई का सवाल है। उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ उनकी कंट्री में ही कम हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद आपने क्या अचीव किया। इनके 2 पहले के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जो थे, नेफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड, उन्होंने मिल करके एक नई पार्टी बना दी है, टुगेदर पार्टी, जो कि इनको अपोज करेगी। क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने इतना जान माल का नुकसान किया और उसके बाद इजराइल को कोई भी विजय नहीं है हासिल हुई है। और ये इसलिए भी है कि देखिए, इसी साल ओवरड्यू है पार्लियामेंट के सेनेट के इलेक्शंस। तो ये अगर इसमें एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिलती नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर इतने साल के बाद एक तरह से खत्म हो जाएगा। और नेतन्याहू के खिलाफ आपने देखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी वर्डिक्ट किया था कुछ साल पहले। तो अब नेतन्याहू के लिए यही परेशानी है कि अगर वो ये नहीं युद्ध जीतते, अपनी शर्तों पे सीज़फायर नहीं कर पाते, तो फिर ये उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये एक काफी उथल पुथल सा और कॉम्प्लिकेटेड सा हालात बनता नजर आ रहा है जंग के फ्रंट पर। और कैप्टन मल्होत्रा, आपसे भी यही देखिए, हम समझेंगे कि एक तरफ अपनी इमेज बचाने के लिए इजराइल के लिए जंग लड़ना जरूरी है। अमेरिका इजराइल अपनी इमेज बचाने के लिए जंग नहीं लड़ पा रहा है चाहते हुए भी। डोनाल्ड ट्रंप को भी मिड टर्म की चिंता तो सताई रही है, इसीलिए वो सीज फायर कह रहे हैं कि हम अभी नहीं हमला करेंगे। लेकिन ये पूरे हालात, यहाँ पर ईरान का रोल भी हम देख पाते हैं कि काफी स्ट्रांगली वो उभरा, लेकिन उसकी भी अब मजबूरियां हैं। जंग खत्म ईरान को भी अब आगे आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो झुकना होगा। देखिए मैडम, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सामने पहले बोला था कि डेफिनेटली काफी ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उनकी जो के बाद प्रोबेबली ही विल हैव टू टेक द प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग फॉर नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इजराइल और यूएस की बात आती है, वी ऑल नो कि जो यूएस इकोनॉमी है इट्स बेस्ड ऑन जूस। जितना भी बिजनेस है, जितना भी मेन बिजनेस साइकिल्स है यूएस में, सब जूस है। तो एक उसकी यूएस की मजबूरी बन जाती है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना। जो पे चला है, चाहे वो हो या डिटेल बस पे हो या मंडप पे हो या मुद्दों पे हो, क्या है कि यूएस बहुत बुरी तरह फंस चुका है। वो किसी तरह भी चाहता है कि वो इस वॉर से बाहर निकले, जो हो नहीं पा रहा। नाउ यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि यूएस इज एट द मर्सी ऑफ ईरान, बिकॉज यूएस ने पहले सोचा था, जैसे उसने वेनेजुएला में किया कि ओवरनाइट उनके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और उसके बाद रिजीम चेंज कर दी। वही उसने सोचा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि ये वो यहां करेंगे।
लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। अभी क्या है कि उनके गले में एक हड्डी की तरह फंसा हुआ ये ईरान और यूएस और इजराइल का मुद्दा, जिससे वो बहुत छटपटा भी रहे हैं, और इसीलिए हर 12 घंटे में और हर 6 घंटे में उनके बयान चेंज होते हैं। ये उनकी हड़बड़ाहट और छटपटाहट के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लगातार हम लोग ये चीजें भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट कई बार उनके शब्दों के जरिए भी देखने को मिली है। कहते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। बहरहाल मैं अगले सवाल के साथ आप पर आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जा रही है। इजराइल पर लेबनान के हमले लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का इजराइल आर्मी पर ड्रोन अटैक हुआ है, तो काउंटर अटैक भी हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद इजराइल आर्मी में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जब ड्रोन अटैक में बाल बाल इजरायली हेलीकॉप्टर बचा। तो इजराइल अटैक करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हिजबुल्लाह देता है। और ऐसा नहीं कि जब जब इजराइल ने सीज फायर उल्लंघन भी किया हो या फिर ये कहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं है, अटैक हमारा हिजबुल्लाह पर है, हम इस संगठन को खत्म कर रहेंगे। तो हिजबुल्लाह के एयर स्ट्राइक, एयर अटैक का ये तस्वीर आप देखिए, कैसे हेलीकॉप्टर जो है वो बाल बाल बचा। इधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान वाले मामले में चीन से उन्हें ज्यादा शिकायत नहीं है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर कहा कि चीन थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जैसे अमेरिका दूसरे देशों यूक्रेन की मदद करता है, वैसे ही अगर चीन कहीं मदद करता है तो उसे वो गलत नहीं मानते। इधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने तेल बाजार और क्षेत्रीय हालात को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में किसी एक पक्ष की पूरी बढ़त नहीं है। गालिबाफ ने बताया कि हॉर्मुज, तेल पाइपलाइन और एनर्जी सप्लाई जैसे फैक्टर अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, जबकि दूसरी और रणनीतिक तेल भंडार से रिलीज और महंगाई के कारण मांग में कमी जैसे कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। यूएस और ईरान वार्ता अटकने से तेल कीमतों में उछाल हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अटका ही हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई घटने की वजह से वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से उछाल आ गया है। अब ब्रेंट क्रूड जो है वो $107 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड भी बढ़कर $96 के ऊपर चला गया है। कर्नल राठौर का भी रुख कर लेती हूँ, फटाफट, वक्त की भी कमी है सर। एक छोटा सा ओपिनियन आपका कि जैसे एक तरफ तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन बातचीत अब तक कहीं पर भी उस पॉइंट पर आने के लिए नहीं तैयार हैं दोनों ही मुल्क जहां युद्ध जो है उस पर विराम हो सके। लेकिन अब ईरान की इन दो लिखित मांगों पर क्या अमेरिका नरम पड़ पाएगा? ज्योति, मैं हमेशा कहता आया हूं कि इस युद्ध में कई स्टेक होल्डर हैं और उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो भी हैं जो कि ऊर्जा की कमी से, तेल की कमी से जूझ रहे हैं। उनके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं करता है। उसके बारे में ट्रंप भी भूल जाते हैं, ईरान भी भूल जाता है, और ईरान और अमेरिका दोनों की वजह से ऊर्जा का संकट है। चाहे जिसका कोई स्टैंड अच्छा हो या गलत हो, लेकिन इसके अंदर बातचीत में अगर जल्दी नहीं की जाएगी, अर्जेंसी नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई जल्दी है, कि इसलिए जल्दी है कि दुनिया में ऊर्जा का संकट खत्म हो। इसलिए अगर बातचीत में अगर जल्दी नहीं की जाएगी, जो थर्ड स्टेक होल्डर है, जो इमरजेंसी लानी होगी और उन्हीं हालातों के बीच शायद किसी नतीजे तक ये बातचीत पहुंच पाए। वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।